वॉर ऑन ईरान, ईरान पर जो हमला हुआ है उसके 6 हफ्ते पूरे हो चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो ऑप्टिमिस्टिक एक्सपेक्टेशन था 4 से 6 हफ्ते में मैं इसको पूरा निपटा दूंगा और फिर पैसे ही पैसे होंगे, वो तो पूरा फ्लॉप पड़ चुका है। अब दुनिया ये सोच रही है कि वॉर से पहले सिचुएशन बेटर थी या वॉर के बाद सिचुएशन ज्यादा बदतर हुई है, और इसके कई कारण हैं कि लोग ऐसा क्यों सोच रहे हैं। सबसे पहले तो हॉर्मुज पूरा खुला पड़ा हुआ था फ्री ट्रैफिक के लिए, अब उसके ऊपर पहले ब्लॉकेड होता है, डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर डबल ब्लॉकेड कर दिया है। तो अब पहले जीरो ब्लॉकेड से डबल ब्लॉकेड पर आ गए हैं 6 हफ्ते बाद। पहले न्यूक्लियर वेपन्स के साथ कोई बातचीत तो हो पाती थी, न्यूक्लियर डील तो हो पाती थी, ओबामा ने भी एक न्यूक्लियर डील कर लिया था ईरान के साथ, लेकिन अब ईरान और भी अड़ा है कि भैया उसे मालूम है न्यूक्लियर वेपन अगर सरेंडर किया तो उसके बाद अमेरिका छोड़ेगा नहीं, तो वो और भी ज्यादा डटा हुआ है। ईरान पहले डिवाइडेड था, ईरान में पहले रेवोल्यूशन आने की बात थी, सत्ता गिराने की बात थी, अब ईरान एक हो गया है, अगेंस्ट अमेरिका हो गया है। तो वहां की जो हार्डलाइनर रजीम है, आईआरजीसी है, वो और ज्यादा इंट्रेंच्ड हो गई है। तो अब डेमोक्रेसी को हम वहां टाटा बाय बाय बोल देते हैं। अमेरिका को और सबसे ज्यादा क्षति इस बात पर पहुंची है कि कहां एक एसेट हुआ करती थी अपने एलाइज के लिए, आज उन्हीं एलाइज को बुरी तरीके से मिसाइल से रौंदा जा रहा है अमेरिका के वजह से। तो जो देश अमेरिका पर डिपेंड कर रहे थे कि ये हमारी रखवाली करेंगे, उन्हीं को अटैक किया जा रहा है अमेरिका के वजह से। तो अमेरिका गल्फ में अब एक लायबिलिटी बन चुकी है। और यूएसए को इस तरीके से जो अपने एलाइज हैं, वर्ल्ड वॉर 2 से आज तक इतनी कभी दिक्कत नहीं हुई कि उनके एलाइज इतने आहत हुए हैं, उनके एलाइज उससे दूर हो रहे हैं, ट्रंप अपने एलाइज को गाली बक रहे हैं, उन्हें धमकियां दे रहे हैं। तो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर था, या नेटो की बात करें या वेस्टर्न अलायंसेस की बात करें, डेमोक्रेटिक अलायंसेस की बात करें, वो पूरी तरीके से टूट चुका है। और उसी के साथ इंटरनेशनल ऑर्डर, रूल ऑफ लॉ, सब कुछ बिखर चुका है। यह सब हमारे देश के लिए, भारत के लिए खास करके क्यों और ज्यादा चिंताजनक बात हो गई है, उस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन मेन पॉइंट तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अब अपना लेटेस्ट मास्टर कार्ड खेल दिया है कि मैं हॉर्मुज को डबल ब्लॉक करूंगा, डबल ऊनो कर दूंगा, अब तुम अपने घुटने तुम्हें टेकने पड़ेंगे। तो आइए आज समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ये जो लॉजिक है, किस लॉजिक गेट का इस्तेमाल करके डोनाल्ड ट्रंप ने ये ब्लॉकेड अनाउंस किया है, इससे कुछ होने वाला है, इससे क्या ईरान निगोशिएटिंग टेबल पर और ज्यादा आ जाएगा, या ये पासा भी डोनाल्ड ट्रंप के लिए, अमेरिका के लिए, वेस्टर्न पावर्स के लिए उल्टा पड़ने वाला है। क्योंकि बहुत सारा सबूत अब पिछले 24 घंटों में आ चुका है कि ये वाला ब्लॉकेड का मूव भी उसी तरीके से जाएगा जितना बूट्स ऑन द ग्राउंड जाने वाला था। सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, मैप के जरिए भी देख लेते हैं कि हॉर्मुज इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पूरे युद्ध का केंद्र बिंदु इतने दिनों से क्यों बना हुआ है। आप सोचिए 50 किलोमीटर का नारेस्ट पॉइंट है और ईरान के तट से, ईरान के कोस्ट से बिल्कुल बगल से निकलता है। तो ईरान ने ऑब्वियसली ये कहा कि यहां से हम इंटरनेशनल ट्रैफिक पूरा रोक देंगे, उसको एज ए लीवरेज इस्तेमाल करने की कोशिश की, काफी सक्सेसफुली कोशिश की। जितनी भी बमबारी हुई है ईरान पर, जितने भी लोग मारे गए ईरान पर, लेकिन ईरान ने ग्लोबल ट्रैफिक को ऑन होल्ड रखा है। 20% आपका ईंधन, तेल, गैस, सारा ग्लोबल सप्लाई यहीं से जाता है। 100 शिप्स ऐसे ही अभी खड़े हुए हैं, सोच रहे हैं हम कब जा पाएंगे, कब नहीं जा पाएंगे। अब ये जो फ्रेजाइल सीज फायर होने की कोशिश हुई, उसके बाद ईरान ने साफ कर दिया कि देखो भैया, अगर सीज फायर नहीं करना है तो हम टोल तो चार्ज करना शुरू कर रहे हैं। $2-2 मिलियन बड़े बड़े टैंकर से टोल चार्ज करना, तो बेसिकली एक टोल गेट बन गया कि हमने हॉर्मुज को रोका नहीं है। मेरे मित्र है जो चाइना है वो फ्री में चले जाए, और यूरोपियन देश अगर चाहते हैं, जो न्यूट्रल हैं, प्रो अमेरिका इजराइल नहीं है, तो वो हमको टोल देकर यहां से निकल जाए। इसी बात को अब डोनाल्ड ट्रंप ने इस्तेमाल करके बोला है कि ये तो एक्सटॉर्शन है, ये तो फाइनेंशियल टेररिज्म है, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, इसको हमें तोड़ना है। तो ये एक मॉरलिस्टिक पोजीशन लेकर अभी सडनली मॉरल्स याद आ गए, बच्चियों को मारने के बाद, सिविलियंस को मारने के बाद, पूरे उनके महकमे को मिसाइल से उड़ाने के बाद, अभी डोनाल्ड ट्रंप को इंटरनेशनल रूल एंड रेगुलेशन एंड लॉज याद आ रहे हैं, जहां वो बोल रहे हैं कि ये एक्सटॉर्शन हम अलाउ नहीं करेंगे, और इसको रोकने के लिए, इसको चैलेंज करने के लिए हम इसे डबल ब्लॉकेड कर देंगे। अब कोई भी नहीं जा पाएगा। तो बेसिकली अगर हमारी नहीं तो तुम्हारी भी नहीं, कोई भी नहीं जा पाएगा। अब ये डबल ब्लॉकेड का जो लॉजिक है, ये काम करेगा या नहीं करेगा? देखिए, सबसे पहले तो एक बात साफ कर देते हैं, ये कोई प्लानिंग के मुताबिक नहीं की। डोनाल्ड ट्रंप इज बेसिकली स्क्रैपिंग एट द बॉटम ऑफ द बैरल। कुछ भी मुझे आइडिया मिल जाए, कोई भी कोई आइडिया पब्लिश कर दे, आर्टिकल उठा दे, वो उसको इस्तेमाल कर दे रहा है। तो ये अभी उनको कहीं से आइडिया आ गया कि मैं डबल ब्लॉकेड कर देता हूं। तो जब निगोशिएशंस नहीं हो पाते हैं तो वो इमीडिएटली बोल देते हैं कि भैया कल से सारा ब्लॉकेड कोई नहीं जा पाएगा। फिर अमेरिकन जो नेवी है, सेंट्रल कमांड है, उन्होंने खुद ही आकर बोला नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो ईरानियन
पोर्ट से आ रहे हैं वह जो शिप्स आ रहे हैं, सिर्फ इरानियन पोर्ट वाले जो शिप्स हैं हम उन्हें रोकेंगे, या फिर जिन्होंने टोल दिया है हम उन्हें ही रोकेंगे, बाकी को खुली छूट है, हम उनको जाने देंगे, अदर ट्रैफिक कैन गो थ्रू। तो सबसे पहले तो इस पर कोई प्लानिंग नहीं हुई थी, डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से ही इसकी घोषणा हुई। उसके बाद अमेरिका की जो बाकी व्यवस्था है उन्होंने कहा कि अच्छा ये ट्रंप का लेटेस्ट मास्टर स्ट्रोक है, इसको कैसे काम लिया जाए। लेकिन ये जो ब्लॉकेड है इसका लॉजिक, कितना लॉजिक सही है कितना लॉजिक गलत है, आई थिंक उसको देखने की जरूरत है, क्योंकि पेपर में सुनने में बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन क्या ईरान इससे निगोशिएटिंग टेबल पर आ पाएगी? आइडिया यह है कि आप ईरान की जो इकोनॉमिक जो लाइफलाइन है, क्योंकि तेल एक्सपोर्ट करना ईरान की भी लाइफलाइन है, क्या आप उसे ब्लॉकेड करके ईरान को निगोशिएटिंग टेबल पर ला सकते हो? सिंपल आइडिया यही है कि अगर ईरान भी एक्सपोर्ट ना कर पाए तेल, तो बाकी दुनिया की तरह ईरान भी स्ट्रगल करेगा। अमेरिका ये एस्टिमेट लगाता है कि 2 हफ्तों तक उनके पास स्टोरेज कैपेसिटी है, अगर ये 2 हफ्तों के बाद भी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे तो इन्हें अपने वेल्स शट डाउन करने पड़ेंगे। तो बेसिक नेट मिनिमम इस पूरे ब्लॉकेड को सक्सेसफुल होने के लिए कम से कम 2 हफ्ते लगने हैं। तो आप सोच लीजिए ये युद्ध कहीं से खत्म नहीं होने वाला है, 2 हफ्ते तो कम से कम लगेंगे। उसके बाद कोशिश ये रहेगी कि बूट्स ऑन द ग्राउंड ना लगा पाए। आप देख रहे हैं कैसे वो जो F-16 फाइटर मिला था, वो फाइटर क्रैश हुआ था, वो जो पायलट रेस्क्यू हुआ था जिसके लिए 100 लोग गए थे, उसके बाद बूट्स ऑन द ग्राउंड की बात अब उतनी इंटरेस्ट से कोई नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बेसिकली एक ग्राउंड ऑपरेशन ही था जो फेल हो गया था। उसके बारे में हमने एपिसोड में आपको पहले ही बता दिया था। अब क्या तेहरान टेबल पर आएगा? 2 हफ्तों बाद ही सही, क्या तेहरान टेबल पर आएगा या ये एक खराब आइडिया है? मेरे पास 10 पॉइंट्स हैं, हमारी टीम ने बैठकर जब रिसर्च किया कि ये खराब आइडिया क्यों है। देखिए, ट्रंप का आइडिया कुछ सोच के ही ट्रंप ने किया होगा या ट्रंप ने कुछ नहीं सोच के किया होगा। नंबर 1, ये गलत फहमी होगी अमेरिका का ये सोचने के लिए कि ईरान एसिमेट्रिकली इसको आंसर नहीं कर सकता है। याद रखिए, ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जो बहुत सरप्राइज्ड हो गए थे कि ईरान ने गल्फ नेशंस को कैसे हिट कर दिया, हमें तो आशा ही नहीं थी। ईरान के पास अभी भी कार्ड्स है जो वो खेल सकता है, एसिमेट्रिक वॉरफेयर का इस्तेमाल कर सकता है, इसे भी वो मात दे सकता है। अभी समझाता हूं कैसे। दूसरी बात, ये जो ग्लोबल शॉक लगने वाला है, ये ईरान को तो शॉक लगेगा ही जब पूरा तेल का सप्लाई आप बंद कर दोगे। याद रखिए, आपने भारत तक को अलाउ किया था कि ईरान से आप तेल खरीद लो, जिससे इंटरनेशनल प्राइसेस स्टेबलाइज हुआ। रशिया से भी आपने तेल खरीदने को अलाउ कर दिया था। अब आप कह रहे हो कि ग्लोबल सप्लाई को और मैं ज्यादा स्क्वीज कर दूंगा, तो पूरे दुनिया को ज्यादा झटका लगेगा या ईरान को ज्यादा झटका लगेगा हॉर्मूज को डबल ब्लॉकेड करके? ये मैथ्स आप खुद ही कर लीजिए। और जो एक टारगेटेड ब्लॉकेड करोगे तो सबसे पहले तो इंश्योरेंस कॉस्ट पहले से ही स्पाइक कर रही थी, शिप्स पहले से ही नहीं जाने की कोशिश कर रहे थे। अब आपको लगता है कि ये गिल्ली डंडा खेलने की कोशिश करेंगे कि पहले मैं ईरान का ब्लॉकेड क्रॉस करूंगा, फिर मैं यूएस का ब्लॉकेड क्रॉस करूंगा। मने इंटरनेशनल शिपिंग की वाट लग जाएगी अगर इसको एक्चुअली इंपोज किया गया। और इससे होगा क्या? रिसेशन का थ्रेट, फियर ऑफ मोर फ्यूल प्राइस हाइक, अमेरिका में और ज्यादा इकोनॉमिक पेन होगा, लोगों को दर्द होगा। फ्यूल प्राइसेस ऑलरेडी 30% एक महीने में अमेरिका में बढ़ चुकी है, ये अमाउंट ज्यादा ही होता रहेगा। अमेरिका बोलता है उसे तेल की जरूरत नहीं है, बट इट इज स्टिल अ नेट इंपोर्टर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। हां, वो गैस अलग बनाता है, वो दूसरी बात है। एक कैलकुलेशन जो अगेन शायद ट्रंप भूल रहा है कि वो चाइना से यहां लड़ रहा है, एक देश जिससे ट्रंप मुंह नहीं लगना चाहता है। टैरिफ वॉर के समय हमने ये देख लिया था। आपको क्या लगता है चाइना हाथ पर हाथ धरे बैठा रहेगा अगर चाइना की जो कि 80 to 90% ईरान की जो ऑयल सप्लाई है, थ्रू घोष शिप्स ही सही, अननेम्ड शिप्स ही सही, सैंक्शनड शिप्स ही सही, लेकिन जाता तो चाइना के पास ही है। तो क्या चाइना इसे चुपचाप ले लेगा इस तरीके के ब्लॉकेड को, या चाइना इस ब्लॉकेड को चैलेंज करेगा? और अगर चैलेंज करेगा, डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पाएंगे, तो और भी ज्यादा जलालत तो डोनाल्ड ट्रंप की ही होगी। तो ये एक रेजिलियंस को भी चैलेंज करने की बात है। और जहां तक रेजिलियंस की बात है, ईरान के पास मेरे ख्याल से इतने सालों से सैंक्शंस लगने के बाद उतनी काबिलियत है कि थोड़े और सैंक्शंस झेल लेगा, थोड़ी और बॉयकॉटिंग और ब्लॉकेडिंग मेरे ख्याल से वो झेल लेगा। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, लेटेस्ट रिपोर्ट तो यही दिखा रही है कि चाइना का एक सैंक्शन टैंकर क्रॉस कर चुका है इस ब्लॉकेड को। तो क्या अमेरिका के पास ये काबिलियत है, अमेरिका के पास ये बूता है कि चाइना से इस तरीके से पंगा ले, चाइना के शिप्स को इस तरीके से ब्लॉक करे? और एक बात कि हॉर्मूज को ब्लॉक करना
ऑलरेडी ईरान के लिए 100% फूल प्रूफ नहीं है, क्योंकि उनके माइंस भी इधर उधर बह गए हैं। लेकिन अगर आप आगे जाकर इसको ब्लॉकेट करोगे तो 300, मैंने कहा 50 किलोमीटर को ब्लॉक करने की कोशिश हो रही है, और आप 300 किलोमीटर जो एब्सोल्युटली एट द एज है, क्योंकि आपके शिप्स नहीं तो एक्सपोज हो जाएंगे इरानियन फायर के लिए। तो ये ब्लॉकेट कितना प्रैक्टिकल है, ये भी सोचने वाली बात है अमेरिका के लिए। ये हमारे लिए इतना खराब सिचुएशन क्यों? वाई इज इट बैड न्यूज फॉर अस? अमेरिका की स्टॉक मार्केट को देखिए, हमारी स्टॉक मार्केट को देखिए, चाइना की अवस्था देखिए, हमारी अवस्था देखिए। हमारी अवस्था ज्यादा खराब क्यों हो रही है? हमारी हालत टाइट क्यों हो रही है? सिलेंडर के मामले में लोग कैसे तराही तराही कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने नोएडा में जो अभी हुआ उसमें भी आपने देखा कि कैसे लोग परेशान हो गए कि हम अपनी सैलरी में सिलेंडर कहां से खरीदें। सरकार आपको बताना ना चाहे, दिखाना ना चाहे, लेकिन ऑलरेडी एक क्राइसिस हमारे देश में डेवलप हो रहा है। अगर ये डबल ब्लॉकेड हुआ तो इसको कोई सरकार भी नहीं रोक पाएगी, दबा नहीं पाएगी, कंट्रोल नहीं कर पाएगी, ऑल्टरनेट रूट्स नहीं ढूंढ पाएगी। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे आने वाले दिन और भी बुरे होने वाले हैं। इस युद्ध को अगर नहीं खत्म किया गया तो चाइना से ज्यादा, अमेरिका से ज्यादा इंडिया पर इंपैक्ट पड़ेगा। 4 मिलियन बैरल तेल हमारे पास आया फॉर्चुनेटली चाइना से, ईरान से, क्योंकि 2 सुपर टैंकर को अलाउ किया था कि ईरान भैया आप तेल एक्सपोर्ट कर लो, कोई टेंशन नहीं है। इंटरनेशनल प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए अमेरिका ने ईरान को परमिशन दी थी। लेकिन अब इस ब्लॉकेड के बाद अब आप ईरान से कोई और सुपर टैंकर की अपेक्षा न रखिए। 7 साल बाद हमने ईरान से तेल फिर से खरीदना शुरू किया। यूएस सैंक्शंस के चलते हमने तेल खरीदना बंद कर दिया था, यूएस के कहने पर हमने तेल खरीदना शुरू कर दिया। अब यूएस के डबल ब्लॉकेड के चलते अगर इसको ना हटाया गया तो ईरान से सस्ता तेल आप फिर से भूल जाओ। तो सबसे पहला तो यह दिक्कत होने वाली है हमारे लिए। लेकिन इससे भी ज्यादा दिक्कत है कि हम इसके बारे में कुछ कर नहीं सकते हैं। हमारी जो लीवरेज है, हमारा जो पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग रूम है, बहुत कम है। चाइना तो ओपनली अमेरिका की निंदा कर सकता है, चाइना तो इसे एज अ टॉकिंग पॉइंट बना सकता है, लेकिन हम तो अमेरिका के इतने मोहताज हो चुके हैं कि हम कुछ बोल भी नहीं सकते, क्योंकि हम तो क्वाड पार्टनर हैं। हमें तो सस्ता टैरिफ चाहिए, हमारे ऊपर और टैरिफ लगा दिया तो प्रॉब्लम होगी। तो हम चूं तक नहीं कर सकते हैं। अमेरिका ब्लॉकेड लगाए तो लगाए, हटाए तो हटाए। तेल खरीदना बंद करो ईरान से तो बंद करो, खरीदना शुरू करो ईरान से तो करो। यह है हमारी हालत आज के डेट में। नंबर 2, ये जो एलपीजी और फ्यूल है, ये चाइना ने तो अपना सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई करके रखा है। हमने तो 50% से ज्यादा फ्यूल एलपीजी इधर से ही लेना है। एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर हम इतना ज्यादा डिपेंडेंट हैं। हमने अपने जो फ्यूल सप्लाई लाइंस हैं ना उसको डाइवर्सिफाई किया, ना अपनी ईंधन, अपना गैस ढूंढने की उतनी कोशिश की जितना हमें करना चाहिए था पिछले कुछ सालों में। आज भी हम आत्मनिर्भरता से बहुत ज्यादा दूर हैं। तो एक तो ऑयल पुअर है, हमारे पास अपने रिसोर्सेज नहीं है, और हम डिपेंडेंट है तो हॉर्मूज पर डिपेंडेंट है, तो वहां अलग बात है। और तीसरा पॉइंट, चाइना और जो दूसरे देश हैं, अब जो बाकी है, साउथ अफ्रीका की बात कर लो या फिर मिडिल ईस्ट की बात कर लो, जो भी तेल अवेलेबल होगा, रशियन तेल अवेलेबल होगा, उसके लिए फिर से एक रेस शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है सारे दुनिया के जो ऑयल कंज्यूमर्स हैं वो जो लिमिटेड सप्लाई है उसको टैप करने की कोशिश करेंगे। मैंने गारंटी लेकर रखी है कि इंटरनेशनल प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर ये ब्लॉकेड रहेगा। तो एक तो है कि हम ऑयल पुअर हैं, हमने अपने सप्लाईज को डाइवर्सिफाई नहीं किया, और अब जिनके पास खरीदने की क्षमता है वो ज्यादा पैसे देंगे। मैंने आपको और हमको बहुत जल्द ज्यादा पैसे भी देने पड़ेंगे। एक बार इलेक्शन खत्म हो जाए उसके बाद देखिए कैसे ताबड़तोड़ प्राइसेस बढ़ेंगे अगर इस ब्लॉकेड को खत्म नहीं किया गया, अगर इस युद्ध का समाधान नहीं निकाला गया। अब 6 हफ्ते पहले रजीम चेंज की बात तो हुई थी, 6 हफ्ते बाद भी रजीम चेंज की बात हो रही है, लेकिन रजीम चेंज की बात अब ईरान में नहीं हो रही है। रजीम चेंज की बात अब अमेरिका में हो रही है, अब इजराइल में हो रही है। देखिए किस तरीके से जज्बात बदल सकते हैं कि एक तरफ ट्रंप को एक युद्ध चाहिए एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए, उधर नेतन्याहू को जेनोसाइड करना है अपने क्राइम से बचने के लिए, करप्शन से बचने के लिए। बहुत दिलचस्प पॉलिटिक्स चल रहा है इस पूरे वॉर के अंदर। डोनाल्ड ट्रंप की अगर हम पॉपुलैरिटी की बात करें तो -43 अब हो गया है कहा जा रहा है, जो कि मॉडर्न अमेरिकन हिस्ट्री में सबसे कम है किसी भी राष्ट्रपति के लिए। निक्सन जिसे इंपीच किया जा रहा था उसका पॉपुलैरिटी -42% गया था अपने आखिरी हफ्ते में, जिससे पहले उसको रिजाइन करना पड़ा था। ट्रंप ने उसको भी अपेरेंटली क्रॉस करके -43 कर दिया है। तो इतने ज्यादा अनपॉपुलर प्रेसिडेंट अब वो बन चुके हैं क्योंकि बेसिकली अमेरिका की जनता ने उन्हें वोट किया था कि तुम अलग हो, तुम आउटसाइड
जेनोसाइडर हो, तुम युद्ध नहीं करोगे, तुम इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी पर फोकस करोगे। और इसीलिए आज अमेरिका में आप ऐसे कार्टून देख पाओगे जो ट्रंप या तो पालतू है नेतन्याहू का, या तो नेतन्याहू के लिए वो एक नौकर का काम कर रहा है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान आ चुके हैं इस तरीके से ट्रंप को इजराइल का पालतू देखकर, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, लेकिन लोगों को दिख रहा है कि इजराइल के कहने पर ही ये युद्ध किया जा रहा है। अब क्या एप्स्टीन फाइल इसके पीछे है? किसी तरीके से ट्रंप को ब्लैकमेल किया जा रहा है। बहुत ही स्ट्रेंज है कि इस पूरे युद्ध के बीच में सीज फायर होने के समय, जब सीज फायर एक्सेप्ट हो रहा था, तब मेलानिया सामने आकर बोलती है कि नहीं नहीं, मेरा कोई एसोसिएशन नहीं है एप्स्टीन के साथ। अब ये फर्स्ट लेडी ऐसे सेंसिटिव समय पर आकर ऐसा बयान क्यों दे रही थी? क्या कोई नया मटेरियल रिलीज होने वाला था? क्या इजराइल पीछे से प्रेशर डाल रहा था? क्योंकि यह पुरानी कंस्पिरेसी थियरी है कि मेलानिया और ट्रंप को मिलवाने में एप्स्टीन का ही सबसे बड़ा हाथ था। तो मेलानिया आकर अपनी सफाई दे रही है जब यह युद्ध चल रहा है। The lies linking me with the disgraceful Jeffrey Epstein need to end today. I never had a relationship with Epstein or his accomplice Maxwell. अब एप्स्टीन की असली सच्चाई कितनी है और कितने एक्सटेंट तक है, ये तो डिबेटेबल है, लेकिन एक चीज डिबेटेबल नहीं है कि किस तरीके से इजराइल का पूरा इन्फ्लुएंस है अमेरिकन पॉलिसी के ऊपर। और अब तो इजराइल इसे छुपाने की भी कोशिश नहीं कर रहा है। सुनिए नेतन्याहू क्या कह रहे हैं कि जेडी वैंस ने तो मुझे फोन किया, पूरा रिपोर्टिंग दिया मुझे। I spoke yesterday with Vice President J.D. Vance. He called me from his plane on the way back from Washington. He reported to me in detail, as the people of this administration do every day. मैंने ये ट्रांसलेशन को डबल चेक ट्रिपल चेक किया और पता चला कि बिल्कुल यही शब्द को इस्तेमाल किया गया है कि जिस तरीके से वैंस ने मुझे बताया उसी तरीके से मुझे डेली अपडेट दिए जाते हैं। आप सोचिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, दुनिया का ऑलमोस्ट सबसे पावरफुल इंसान, ट्रंप के बाद, और वही राष्ट्रपति भी बन सकता है, वो इजराइल के प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करता है, पूरी की पूरी रिपोर्टिंग होती है। ये इन्फ्लुएंस है इजराइल का अमेरिकन पॉलिटिक्स के ऊपर, जिसको देखकर आई थिंक अमेरिकन लोग काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं और इसीलिए ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, नो टू वॉर बोला जा रहा है। और उधर नेतन्याहू भी बहुत इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं। नेतन्याहू को समझ में आ रहा है कि यूरोप की अगर हम बात करें, अमेरिका की भी कुछ हद तक अगर बात करें, तो उनका सपोर्ट स्लिप हो रहा है। यूरोपियन लीडर्स तो खुलेआम आकर बयान दे रहे हैं इजराइल के खिलाफ, उनके जेनोसाइडल एक्शंस के खिलाफ। तो नेतन्याहू भी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, कह रहे हैं यूरोपियन लीडर्स, तुम्हें शर्म नहीं आती है? तुम्हें बचाना चाहिए बर्बरता के खिलाफ हमें, जेनोसाइड के खिलाफ हमें, और तुम ही हमारे खिलाफ बोल रहे हो। אנחנו מגינים על אירופה. אירופה ששכחה כל כך הרבה דברים מאז השואה. היא יכולה ללמוד מאיתנו הרבה דברים, ובעיקר את הדבר העיקרי, את ההבחנה החדה בין טוב ורע, שמחייבת ברגע האמת לצאת למלחמה למען הטוב, למען החיים. असली बर्बरता कौन कर रहा है, ये तो हमने अपने पिछले एपिसोड में आपको दिखा ही दिया था, सबूत समेत। और शायद पूरी दुनिया भी ये देख रही थी, जो दुनिया गाजा के समय चुप थी, अब उसे सच्चाई दिख रही है। अमेरिकन जर्नलिस्ट्स भी इसी तरीके से अब बात कर रहे हैं, इजराइल को कॉल आउट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि इजराइल क्या बन गया है। The whole world has to isolate this rogue, apartheid, genocidal, maniac, serial killing, pathologically lying state. You cannot expect change in a society this far gone. एक तरफ ट्रंप एप्स्टीन से बच रहे हैं और उधर नेतन्याहू अपने सीरियस करप्शन एलिगेशन से बचने की फिर से कोशिश कर रहे हैं। कह रहे युद्ध चल रहा है, मेरी सुनवाई बाद में करवाई जाए, बाद में मेरे खिलाफ आप केस चला देना। ये है आलम, ये जो लीडर्स ऑफ द वेस्ट की बात है, ये लीडर्स को हमारे देश में भी बहुत लोग एज हाई लीडर्स मानते हैं, एज सुप्रीम लीडर्स मानते हैं, लेकिन ये है इनकी घिनौनी सच। ट्रंप को शायद भारत में आज भी उतनी ही मान्यता मिलती है, लेकिन अमेरिका में तो कम से कम मान्यता मिलनी काफी कम हो गई है। लोग कह रहे हैं कि 25th अमेंडमेंट, वो याद आ रहा है लोगों को, वो अमेंडमेंट जिससे अमेरिका के राष्ट्रपति को बर्खास्त किया जा सकता है, पावर कैन बी ट्रांसफर्ड टू द वाइस प्रेसिडेंट, अगर वो मेंटली इक्विप्ड नहीं है। ट्रंप के मेंटल स्टेट के बारे में काफी कॉन्वर्सेशन होने लगा है। फॉर्मर CIA डायरेक्टर ने तो यह भी कह दिया कि 25th अमेंडमेंट को ट्रंप जैसे लोगों को देखकर ही, सोचकर ही बनाया गया था। ट्रंप के जो पुराने समर्थक हैं, बड़े बड़े मेजर समर्थक हैं, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ट्रंप का दिमाग फ्यूज हो चुका है। You really think that the president should be removed from office? I think we have to truly question the mental stability of any president that threatens
to wipe out an entire civilization of people. ट्रंप की जो बयानबाजी है, ट्रंप की जो हरकतें हैं, दिखाती तो है कि कहीं ना कहीं उनका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। सोच रहे थे वेनेजुएला के तरह ये ईरान भी होगा, 2 दिन में मैटर खत्म हो जाएगा और खूब सारा पैसा और अपनी शोहरत बढ़ा देंगे। लेकिन जिस तरीके से वो बयानबाजी कर रहे हैं, लग तो रहा है कि उनका भी कहीं शॉर्ट सर्किट फ्यूज हो चुका है। पहले तो गाली गलौज करते हैं, कहते हैं ओपन द हॉर्मुज स्ट्रेट यू क्रेजी बीज, तो गाली गलौज पहले की, उसके बाद धमकियां कि भाई मैं पूरा सिविलाइजेशन ही खत्म कर दूंगा, होल सिविलाइजेशन विल बी वाइप्ड आउट। खैर वो वाइप आउट नहीं हुआ, वो दूसरी बात है, टैको हो गया, चिकन आउट हो गया, वो दूसरी बात है। लेकिन उसके बाद आप सोचिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो अपने आप को क्रिश्चियन नेशन भी इन लोग कहते हैं, वो पोप पर भी अटैक कर दिया। पोप को बोला कि यू आर वीक ऑन क्राइम, टेरेबल ऑन फॉरेन पॉलिसी। तो पोप तक को बख्शा नहीं गया है बाय डोनाल्ड ट्रंप। और उसके बाद तो ऑब्वियसली पूरा का पूरा अपने आप को ही जीसस क्राइस्ट बनाकर एक पूरा ट्वीट डाल दिया, दिखाते हुए कि मैं ही भगवान हूं। अचंभे की बात है कि कम से कम वहां ट्रंप को भी थोड़ी शर्म आई या वहां कुछ ब्लोबैक हुआ होगा। एक ट्वीट तो ट्रंप ने वो डिलीट किया जहां अपने आप को जीसस क्राइस्ट की तरह उन्होंने दिखाने की कोशिश की। कहा नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ एक डॉक्टर था, जो लोग बोल रहे हैं कि ये जीसस क्राइस्ट है वो फेक न्यूज है। अब ट्रंप के खिलाफ आप कुछ भी बोलो तो आप फेक न्यूज बन जाओगे। लेकिन रॉयटर्स की और इप्सॉस की एक पोल ये दिखाती है कि 61% अब अमेरिकन सोचते हैं कि ट्रंप इरैटिक हो गए हैं, उम्र उनकी चढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी अब शक होने लगा है कि क्या मानसिक संतुलन उनका ठीक है। अब अंत में तो हम यही होप कर सकते हैं कि भैया जो एक क्रेजी लीडर है अमेरिका में, उसके बागडोर संभाले हुए ये कोई ना कोई कॉन्वर्सेशन जो हो वो ठीक ठाक हो। अभी भी खबर आ रही है बीच बीच में, लेकिन कितनी वेरीफाइड है नहीं है बता नहीं सकते हैं, कि अब ईरान ने ये अग्री कर दिया है कि हम 5 साल के लिए एनरिचमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अमेरिका 20 साल के लिए चाहता है एनरिचमेंट, न्यूक्लियर एनरिचमेंट ना हो। अब इस बात में कितनी सच्चाई है वो भी कुछ घंटों में मालूम चल जाएगा। लेकिन जिस बात की पुष्टि करने की अब जरूरत नहीं है वो ये है कि ट्रंप और नेतन्याहू की जो असलियत है वो सामने आ चुकी है, और ये जो हॉर्मुज को ब्लॉक करने की एक जो कोशिश है वो भी एक कार्टून में ही बदल कर रह जाएगी। वैसे कार्टून्स जो आजकल काफी पॉपुलर हो रहे हैं।